नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल के 6 बागी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार किया गया है। हम फैसले पर रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। हम सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं। विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य ठहराया था 6 बागी विधायकों को। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव पर भी रोक नहीं। मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिमाचल के 6 बागी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, बड़ी जानकारी। तो वही आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं 6 बागी विधायकों को लेकर। यह पूरा मामला विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव पर रोक नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित का ये पूरा मामला। हिमाचल के 6 बागी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 6 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें धर्मशाला में रवि ठाकुर है लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में भी चुनाव होगा। राजेंद्र राणा सुजानपुर से है, सुजानपुर में भी उपचुनाव होगा। बड़सर में भी उपचुनाव होगा। ये 6 सीट ऐसे हैं जो बागी विधायक यहां पर राज्यसभा में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की थी, क्रॉस वोटिंग के बाद स्पीकर की ओर से इन्हें अयोग्य ठहराया गया था। उन सभी 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ इनकार कर दिया गया है। कहा गया है कि जिस तरह से स्पीकर ने अगर फैसला लिया है तो ये बिल्कुल जायज है। देखिए, आज 6 बागी विधायकों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई कांग्रेस की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार जो है कर दिया है। यानी जो स्पीकर का फैसला है वो मान्य जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस मामले पर बात करते हैं तो 4 सप्ताह बाद इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। नोटिस जो है स्पीकर कार्यालय को जो है वो जारी किया गया है। यानी जो सदस्यता है या फिर कहे कि जो फैसला था स्पीकर का वो मान्य होगा, लेकिन जो प्रोसीजर था उसको लेकर चैलेंज जो है वो ये विधायक जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो 6 विधायक है उनको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट है डेट्स की चुनाव को लेकर वो जो है घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में अभी जो विधायक है, जो बागी विधायक थे, उनके ऊपर जो है अब एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं जो है खड़ी हो गई है कि किस तरीके से वो चुनाव में जो है जाते हुए नजर आएंगे या फिर कानूनी रुख जो है अपनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज की सुनवाई के संदर्भ में बात करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिलहाल इन तमाम 6 विधायकों की बात करते हैं तो उनको राहत देने से कहीं ना कहीं जो है इनकार किया है। इस पर जो सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि सुप्रीम कोर्ट से भी यहां पर इनकार कर दिया गया है, स्पीकर की ओर से भी अयोग्य ठहराया गया है। लेकिन अब इन विधायकों का क्या कुछ अपनाएंगे ये? देखिए, इन विधायकों की बात करते हैं तो ये विधायक जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस मामले पर सुनवाई चल रही है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब जो है मांगा गया है कि जो प्रोसीजर था इन विधायकों को जो है निलंबित करने का वो क्या वैध था या नहीं वैध था। अब इसके लिए जो है ये विधायक कहीं ना कहीं इंतजार जो है करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से राज्यसभा चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आया था। विप जो है जारी किया गया था और विप का उल्लंघन जो है कहीं ना कहीं इन विधायकों की तरफ से किया गया था, और उसके बाद जो सुनवाई हुई थी पूरे मामले को लेकर, उसके बाद इन विधायकों को जो है निलंबित जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद ये विधायक हम जानते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। तमाम मीडिया से भी बचते हुए जो है विधायक कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। कुछ विधायकों
पूरी तरीके से मुखर होकर जो है कांग्रेस सरकार के या फिर कहे कि सीएम सुक्खू के खिलाफ जो है बोलते हुए नजर आते थे। लेकिन चूंकि ये विधायक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए थे और हम जानते हैं कि जो है पिछले दिनों यानी पिछले दिनों जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चुनाव आयोग ने इन 6 सीटों पर भी चुनाव की घोषणा की थी। तो सारी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे कहीं ना कहीं टिकी हुई थी कि आखिरकार राहत इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर आती है नहीं आती है। लेकिन फिलहाल जो स्पीकर का फैसला है उसको बरकरार जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, यानी ये जो विधायक है उनको राहत जो है नहीं मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से नजर आई है। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिमाचल लोकसभा टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची है दिल्ली। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में मंथन होगा। पीएसी की ओर से शॉर्टलिस्ट नामों पर भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी लोकसभा टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है हमारे साथ। हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आज कल कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। इसको क्या लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है। प्रदेश अध्यक्ष भी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचती हुई नजर आएगी और देर शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। 4 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है कि आखिरकार किस तरीके से जो टिकट बंटवारा है या फिर कहे कि पैनल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी स्थिति स्पष्ट हो गई है 6 बागी विधायकों को लेकर, तो वहां पर किस तरीके से जो है चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी मैदान में उतारने, उसको लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। और कल 2 बैठकें दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पहली बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी जिसमें सीएम सुक्खू जो है शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं और दूसरी बैठक देर शाम को जो है पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है हिमाचल को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। इस तरीके की जानकारी जो है निकलकर सामने आती हुई जो है नजर आ रही है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जो है मैदान में प्रत्याशी उतार दिए हिमाचल के संदर्भ में। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से प्रत्याशी उतारती हुई नजर आएगी, क्या बड़े चेहरों को जो है जगह मिलेगी या फिर नए नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, ये तमाम विषयों को लेकर जो है आज देर शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर जो पैनल तैयार होगा वो केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक और इस बैठक में तमाम तरीके के इसमें मंथन किया जाएगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसमें प्रत्याशियों का भी नामों पर यहां पर चर्चा हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली पहुंची हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज पार्टी हाईकमान के साथ बैठक है। पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी और लोकसभा की 4 सीट पर जीत के लिए काम किया जाएगा। तैयारी में है और जो ये हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसके लिए हमने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में अब कैंडिडेट डिसाइड करेंगे जिसके लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ पर बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्या वो डिसाइड करते हैं, किस पर फैसला होता है, उस पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन भी मजबूत कैंडिडेट को पार्टी मैदान में उतारेगी वो चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे। उसके अलावा जो ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और इन सीटों को भी अवश्य जीतेंगे। राजनीति में चुनौतियां भी आती रहती है, ऐसे स्थितियां भी पैदा होती रहती है, उसका सामना हम डट के करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का बहुत विकास किया है, लोग जानते हैं, मतदाता जानते हैं और वो आने वाले समय में अवश्य
कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। हम भी बड़ी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताकर अवश्य सरकार में शामिल करेंगे और उसी तरह से जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसके लिए भी तैयारी है, उसमें भी हम अवश्य विजय होकर निकलेंगे। सोलन के कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की है। वह इस मौके पर जोगिंद्र बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल ठाकुर, रमेश ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संगठन को क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं कसौली और सोलन से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार भी रखे और संगठन को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव भी दिए गए। हम जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून को जो है वो लोकसभा के और जो यहाँ 6 बागी विश्वासघात करके भागे हुए जो लोग थे उनकी जगहों पे भी चुनाव होंगे। उसको लेके इसी संदर्भ में जो है आज हमने यहाँ पे जो हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं सोलन और कसौली, उनकी एक मीटिंग बुला रखी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने आप को तैयार कर रखा है। ऐसा नहीं सरकार है, सरकार काम कर रही है, सुखविंदर से सुक्खू जी के काम जो है लोगों की जुबान पे है। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, किस प्रकार से उन्होंने एक मानवता का संदेश देकर अपने आप को साबित किया। लोगों के जहन में ये बातें हैं। भाजपा का जो झूठा प्रचार है उसमें तो लोग आने वाले नहीं है और पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में हम चारों लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब से कुछ समय बाद ही लोकसभा और उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इस सबके पूरे सीओ निर्माण को लेकर चुनाव से ठीक पहले धर्मशाला में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। धर्मशाला के स्थानीय लोगों ने धर्मशाला में सीयू के निर्माण में देरी होने को लेकर कोतावली बाजार से कचहरी अड्डा तक प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली है और प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करवाने की मांग भी रखी है। सीयू निर्माण को लेकर फिर गरमाई सियासत। मेरा नाम सुरेश ठाकुर है और मैं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का जिला का प्रधान हूँ और मैं स्टेट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जो संघर्ष चला हुआ है उसमें भी हम इस संघर्ष में शामिल हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की परमानेंट स्थापना के लिए ये संघर्ष जो है काफ़ी पहले से चलाया जा रहा है और यहाँ पर हम काफ़ी समय तक जो है वो धरने पर बैठे हैं। आयोजकों ने जो अभियोजन जो चलाया हुआ है, एजिटेशन चलाया है, इस एजिटेशन को चलाने का एक ही मकसद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से का जो 30 करोड़ रुपए जमा करवाना है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करवा रही है और जो केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया जो है अपने हिस्से का जमा करवाया। मौजूदा समय में पब्लिक की और हमारी यही मांग है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मेहरबानी करके 30 करोड़ रुपया अपने हिस्से का जो बनता है उसको जमा करवाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस का गढ़ रही शिमला सीट पर बीते 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। प्रदेश की सत्ता में काबिज होते ही शिमला सीट को जिताने के लिए कांग्रेस और जोरशोर से लगी हुई है, तैयारी कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद, 7 चरणों में होगा मतदान। हिमाचल में अंतिम चरण में वोटिंग। 4 लोकसभा सीट 1 जून को मतदान। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 4 जून को घोषित होंगे परिणाम। क्या है सियासी समीकरण? 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल लोकसभा की 4 सीटों के लिए अंतिम 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और इसी दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी करवाया जाएगा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र वही हैं जहां से कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। साथ ही चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। क्या है सियासी समीकरण? पहाड़ों की रानी शिमला में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। विश्व पटल पर भी शिमला की अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में इस सीट की अहमियत सहज ही समझी जा सकती है। कभी शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते 15 साल से यहाँ बीजेपी ही जीतती आ रही है। साल 2004 में कांग्रेस के धनीराम शांडिल यहाँ से आखिरी बार चुनाव जीते थे। साल 2009 में बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप की जीत हुई और इसके बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को करीब 3,27,000 वोट के भारी मार्जिन से हराया था। सुरेश कश्यप बीजेपी की ओर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक जीत तो हासिल कर ली, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। सुरेश कश्यप सांसद शिमला। 23 मार्च 1971 को सिरमौर के पपलाहन गांव में हुआ जन्म। बीडीसी के चुनाव से शुरू किया राजनीतिक सफर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराहा से प्राप्त की उच्च शिक्षा। 24 अप्रैल 1988 को एयरफोर्स में सिपाही के पद पर हुए भर्ती। लोक प्रशासन में किया एमए टूरिज्म और पीजी डीसीए में डिप्लोमा। 2004 में एयरफोर्स से एसएनसीओ के पद से हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद लोक प्रशासन में की एमफिल। 2005 में पच्छाद बीडीसी के बजगा वार्ड के पंचायत समिति सदस्य बने। 2007 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2012 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीता विधानसभा चुनाव। 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव जीतकर बने विधायक। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते लोकसभा चुनाव। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप। शिमला संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। वहीं शिमला को टूरिज्म सेक्टर भी माना जाता है और यहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुँचते हैं। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन और वो तो चला हुआ है। पहले भी मोदी जी की सरकार थी, अभी भी सेंटर में मोदी जी की है। बेशक यहाँ पर कांग्रेस है या बीजेपी है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बेसिकली हमारा जो काम है टूरिज्म का काम है। राउंड अबाउट 2007 से हम ये काम कर रहे हैं। जो कोविड के बाद जो काम था वो बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुका है जी। ठीक है, कोविड के बाद जो हमारे अपने ऑफिस थे, स्टाफ था, टूरिज्म का वो था, सब चीज़ें हमें बंद करनी पड़ी। आज की डेट में क्या है कि हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ, जबकि कैपिटल है शिमला, 80-90% टूरिज्म का वर्क है। चाहे कोई शॉपकीपर ले लो, चाहे यहाँ पर कोई गाड़ी वाला ले लो, चाहे होटल वाला ले लो, सबका काम एकदम स्पॉइल हो चुका है। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? साल 1999 के लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र में सियासी उलटफेर हुआ। इस साल पंडित सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जहां धनीराम शांडिल ने कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध लगाई। हालांकि बाद में साल 2004 के लोकसभा चुनाव को शांडिल ने कांग्रेस की टिकट पर लड़कर जीत हासिल की। 2019 का रिजल्ट, कुल सीट 4। कांगड़ा, किशन कपूर बीजेपी। मंडी, रामस्वरूप शर्मा बीजेपी। उपचुनाव 2022, प्रतिभा सिंह कांग्रेस। हमीरपुर, अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी। शिमला, सुरेश कश्यप बीजेपी। बहुमत के लिए उपचुनाव का गणित। बहुमत के लिए उपचुनाव में बीजेपी को सभी 6 सीटें जीतने की जरूरत होगी। केवल तभी संख्या बल 31 हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के विधायक 25 हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ देंगे तो बीजेपी के पास 34 विधायक हो जाएंगे।
ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बेशक 34 होंगे, मगर विधानसभा अध्यक्ष का वोट केवल टाई होने की स्थिति में गिने जाने पर कांग्रेस विधायकों का संख्या बल 33 रह जाएगा। वहीं कांग्रेस 6 में से 1 सीट भी जीतती है तो इसका संख्या बल 35 हो जाएगा और ये बहुमत में ही रहेगी। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस के बजाय बीजेपी पर ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती रहेगी। एक्चुअली सरकार कोई भी आ जाए, हम तो ये विश करते हैं कि सरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा आए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे दे। खासकर जो शिमला है तो 2018-19 से लेके सरकार का कोई ध्यान नहीं है टूरिज्म के ऊपर, और जितने भी बाहर के लोग हैं हिमाचल से बाहर और हिमाचल के लोग हैं तो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो सरकार तो कोई भी आए उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान भी तो होना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो जाए। शिमला पार्लियामेंट की स्थिति तो ये है कि कांग्रेस ही सीटें लेके जाएगी। बाकी बीजेपी का एक लीडर खड़ा किया है तो उसने तो इतने काम नहीं किए। कांग्रेस सरकार में राजा वीरभद्र सिंह ने बहुत काम किए। अब इनका लड़का जो है टिका साहब वो भी काम कर रहे हैं। बाकी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो भी लगे हुए। हमारे सुक्खू जी है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो भी आजकल रात के 11-12 बजे जाते हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनावी गणित। मतदान केंद्र 1969, कुल मतदाता 13,37,683, पुरुष मतदाता 6,91,296, महिला मतदाता 6,46,374, ट्रांसजेंडर 13, वहीं पहली बार की मतदाता 47,372। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।